आइए बेटा, देखिए बच्चे, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इन्वेस्टिंग का वो टॉपिक कर रहे हैं जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट बना के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा और एसेट्स का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ और उसके बाद उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ कि एसेट्स का हम लोग किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ और आप चाहें तो वीडियो रोक के कर लीजिएगा। लीजिए बेटा, ये फॉर्मेट एक देखिए, फिक्स एसेट्स अकाउंट हमने लिख दिया। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ गया, इधर बाई बैलेंस सीडी आ गया। और इस साइड आपको याद होगा कि इधर एसेट्स डिक्रीज होता है, इधर एसेट्स इंक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने की कुछ वजह थी, जैसे कि मैंने आपको एक वजह बताई थी, डेप्रिसिएशन एक वजह होती है बाई। और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर कोई एसेट्स आप बेच देते हैं तो तब भी आपका जो एसेट्स है वो कम हो जाता है, और एसेट्स बेचने से आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो लॉसेस जो होंगे वो इस साइड आ जाएंगे। एसेट्स इंक्रीज करने की वजह इधर है, और इस साइड जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो बेटा इस साइड आएगा बैंक। इसका मतलब है परचेजेस। क्या मतलब है इसका? परचेजेस, कि हमने परचेज किया होगा। और अगर आपने जो सेल किया है उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो डेबिट साइड आ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस करके आपको ब्रैकेट में प्रॉफिट लेना होता है। अब बात ये समझनी हमें कि सर ये अकाउंट और प्रीवियस वाला जो अकाउंट हमने बनाया था ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है, इसमें चेंज कहाँ है? बेटा यहाँ पे एक चेंज है। ये अकाउंट हम तब बनाते हैं जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता है, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो साथ साथ में हम एक और अकाउंट बना लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। 11th में ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और नहीं भी पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा उतना ही काम आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो आपने फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया, साथ साथ में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए बच्चे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं। ये लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट में क्या चेंज आएगा। अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट जो है उस साइड में ओपनिंग बैलेंस आता है इसका, और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आता है बेटा, यानी बैलेंस कैरीड डाउन। ओके सर, ये ओपनिंग हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे एक वैल्यू आती है फिक्स एसेट्स की। अभी मैं आपको इसको रिलेट करता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये चार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। इसके अलावा कुछ और इस अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में नहीं आता है। तो देखिए, जब आप फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते थे बिल्कुल यही फॉर्मेट होता था, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस एक लाइन का चेंज है कि जब भी फिक्स एसेट्स अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, कोई भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ में आप बना रहे हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो ये है कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में और फिक्स एसेट्स के अकाउंट में एक बात का ध्यान ये रखना है कि उसमें आपको डेप्रिसिएशन जो लिखना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है। सर अभी भी समझ नहीं आया? बेटा होता क्या कि जब कोई एसेट्स आप बेचते हैं तो उस एसेट्स के ऊपर जितने भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए गए हैं, जब तक आपने उसको यूज किया, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ उसका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आपको यहाँ लिखना है। अच्छा सर, क्या पहले ऐसा नहीं करते थे? नहीं बेटा, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे कि वहां पे जो डेप्रिसिएशन लिखते थे वो ड्यूरिंग द ईयर का लिखते थे।
पूरे साल में जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है सभी एसेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन वो सब यहाँ पे लिख दिया करते थे। इस बार वो डिफरेंस क्या आया कि सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन लिखना है जिस एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, उसके अलावा दूसरे एसेट्स का डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। क्लियर है? तो आप डेप्रिसिएशन लिखोगे लेकिन सिर्फ उन एसेट्स का लिखने वाले हैं जिसको आप बेच रहे हो। तो यहाँ पे ये कहानी आने वाली है। अच्छा सर, जो ड्यूरिंग द ईयर का होता था डेप्रिसिएशन, जो सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चला गया? वो बेटा यहाँ चला गया। बस इतना ही चेंज है। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन ये कि सर ये चीजें क्या हमें अलग से निकालनी पड़ेंगी या गिवन होगा? तो बेटा ये गिवन होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है। और जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो उसी चीज को आपने यहाँ पे भी नोट कर देना है। तो यहाँ पे एक तो BD आ गया, बोले तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू आ गई, एक CD है, इसका मतलब है करंट ईयर की वैल्यू आ गई, और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जितने भी एसेट्स है उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगाया गया है उसकी डेप्रिसिएशन हमने इधर लिखा, इन दोनों को बैलेंस करा तो इससे कभी आ जाता है। अगर मान लीजिए ये गिवन है आपको, तो इन दोनों को टोटल कीजिए, इसको कीजिए, तो आपका ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और यहाँ की अगर बात टोटल करी जाए तो आपको तो पता ही है, यहाँ पे या तो परचेज आता है या डेप्रिसिएशन निकल के आता है। तो ये फॉर्मेट है। अभी आपको ये फॉर्मेट क्या करना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। मैं 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा, आपको इसी फॉर्मेट को बार बार यूज करना और उससे आपका आसान हो जाएगा करना। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। इससे पहले नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि 5 मिनट वीडियो को रोक के आप इसको याद कर लीजिए कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ आती है, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। अब हम लोग ये लीजिए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 36 आपके सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 36 में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको फ्लो बताना है, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है एंड ओपनिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस बोले तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर की वैल्यू, और मशीनरी एट कॉस्ट यहाँ गिवन है, और साथ साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। इसका मतलब कि जब अगर इसमें सेल और परचेज कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन या डेप्रिसिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, मशीन का भी मुझे बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद है पेटेंट्स, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा और इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, एक मशीन जिसकी कीमत है 40,000 रुपए विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस 40,000 की मशीन पे इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 24,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। 24,000 रुपए का इस 40,000 पे 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। उसके बाद जो वैल्यू बच रही थी उसको हमने 20,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, उसके बाद लिखा हुआ पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। आपको याद होगा कि पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग या रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की जगह पे। तो पेटेंट्स वाज रिटर्न ऑफ फॉर ₹40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड, और कुछ पेटेंट्स जो है हमने बेच दिए हैं 20,000 के प्रॉफिट में। हम चेक करेंगे, इसका भी अकाउंट बनाएंगे और कैसे बनता है। तो हमने ना मशीनरी का भी अकाउंट बनाना है, पेटेंट्स का भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, फॉर्मेट मैं भी बना लेता हूँ। देखिए बेटा, ये मैंने फॉर्मेट आपके सामने तैयार कर दिया। मशीनरी अकाउंट का BD और इधर CD होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में BD और CD यहाँ होता है सॉरी। अब जो वैल्यू हमें लेनी है वो तो प्रीवियस और करंट ईयर, तो BD का मतलब है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में आप देखिए प्रीवियस ईयर जो वैल्यू है मशीनरी की वो है बेटा 4 लाख रुपए की, और उसके बाद आप देखिए मशीनरी की वैल्यू जो क्लोजिंग है वो 4,20,000 रुपए की है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो ओपनिंग आप चेक करेंगे तो वो है बेटा 1 लाख रुपीस की, और क्लोजिंग देखेंगे आप तो वो है 1,10,000 की। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ओपनिंग क्लोजिंग और मशीनरी की वैल्यू। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹40,000। तो आपको याद होगा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते थे हम लोग यहाँ पे नीचे, और तो मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये देखिए कि भाई कॉस्टिंग है किसी मशीन की, कॉस्टिंग है बेटा 40,000 रुपए, और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुआ है अब तक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब इस 40,000 की मशीन में अब तक टोटल डेप्रिसिएशन 25,000 लग चुका है।
तो बेटा 40 में से अगर 25 का डेप्रिसिएशन लग गया तो ये 15,000 रुपए की वैल्यू बच रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, बुक वैल्यू। और उसके बाद हमने इसे क्या करा बेटा, बेच दिया, तो उसकी भी कोई वैल्यू गिवन है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू है 20,000। क्लियर है। हमारे पे जो मशीन थी 40,000 की, 25,000 का डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है, बचने के बाद जो वैल्यू बचती है 15,000 की, उसमें हमने सेल करा है 20,000 में। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 15,000 की चीज जो है हमने 20 में बेच दी, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन को मशीनरी के अकाउंट में लिखना है। ये जो बातें हुई हैं उसी को मशीनरी अकाउंट में लिखना है। तो चलिए मशीनरी अकाउंट में हम लिख रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में देखिए, पहली बात तो इसमें सेल हुआ, तो सेल होने से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो आप क्रेडिट साइड जाइए, यहाँ पे जाके क्रेडिट में बैंक लिखिए और यहाँ पे सेल लिख दीजिए। और ये सेल कितने का बेटा, ये है 20,000 का, आप ये लिख दीजिए। सर डेप्रिसिएशन इस एसेट्स पे लगा था और वो था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, आपको याद होगा जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है बेटा। और इस एसेट, जिस एसेट्स को आपने बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है 25,000। और बेचने के बाद हमें हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितने हजार का होगा बेटा, ये प्रॉफिट है हमारे पास 5,000 रुपए का। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया और इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती है, इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस होने बाद डेबिट में अगर बैलेंस आता है तो वो परचेज का आ जाएगा। चलिए इसको टोटल कर लीजिए, ये 4,20,000 है, 420 और 25,000 और 20,000। एक बार सेल वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक बार देख लूँ। तो 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24 था बेटा, ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 24 था, तो ये 16,000 बच जाता और 16 में से 20 जाते तो बेटा ये आता 4,000। ठीक है, तो आइए जी यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,000 और ये है 24,000 जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो चलिए खैर इसको ऐड करते हैं 20,000। एक मिनट, ये लीजिए, ये है जी 20,000 प्लस 24,000 प्लस का 4,20,000, 4,64,000। हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है इसका, 4,64,000 आ रहा है। और माइनस करते हैं बेटा इसमें से 4 लाख, माइनस करते हैं 4,000 को, तो ये आ जाता है बेटा 60,000। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 60,000। इस 60,000 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट किस वजह से है, ये है परचेजेस। ठीक है जी। अच्छा सर, अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं उसी वैल्यू को आपको नीचे भी उतारना होता है। तो यहाँ पे आइए और यहाँ लिख दीजिए आप जिसका अकाउंट आप बना रहे थे, मशीनरी अकाउंट। बहुत सिंपल तरीके से लेंगे और ये है 24,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको टोटल कर लीजिए और इसका बैलेंस निकालिए बेटा। ये 24,000 प्लस 10,000, तो ये हो जाता है 1,34,000। ठीक है जी, यहाँ पे भी लिखते हैं 134 और माइनस में यहाँ पे आता है 34,000, तो इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट में। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, इतना ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट होता है। ओके, खैर तो हमारे पास जो इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो की अगर बात देखी जाए तो हमारे पास इनफ्लो हुआ है सेल करने से 20,000 का और खरीदने की वजह से हमारे पास आउटफ्लो हुआ है कितने का, 60,000 का। लेकिन आपको अकाउंट दोनों का दोनों साथ में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो इसका मालूम चल गया। अब आते हैं हम लोग पैटेंट्स के बारे में बात करें कि पैटेंट्स में क्या क्या चीजें हैं। तो आइए इसी के नीचे हम लोग पैटेंट्स का एक छोटा सा अकाउंट तैयार करते हैं। पैटेंट्स लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा जी पैटेंट्स। पैटेंट्स के डेबिट साइड में क्योंकि एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा
वो डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। ये लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको मालूम चल गया। अब ओपनिंग की जो वैल्यू है प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 2,80,000 और करंट ईयर की वैल्यू जो है बेटा वो 1,60,000 है। इसमें एक पैटर्न जो है रिटर्न ऑफ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि रिटर्न ऑफ जब भी इंटेंजिबल एसेट्स कोई होता है तो या तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ करके लिख सकते हैं आप। ये लीजिए जी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न ऑफ ही लिख दिया। और वो कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है ये पीएनएल अकाउंट करके ब्रैकेट में भी रिटर्न ऑफ लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ की वैल्यू आ रही है बेटा वो है 40,000, 40 ना, हाँ 40,000। और आगे लिखा सम पैटर्न्स वर सोल्ड, कुछ पैटर्न्स बेचे गए हैं लेकिन प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट का पता है और ये नहीं पता कि वो कितने रुपए में सेल हुआ है। तो आइए जी हम ना यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट की वैल्यू 20,000 है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अब इसका बैलेंस करके देखते हैं। देखिए सेल वैल्यू खुद ही आ जाना चाहिए। 280 और 20,000 हो जाता है बेटा 3 लाख। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 3 लाख। और 160 और 40 होता है 2 लाख। तो 1 लाख रुपए का जो है ना वो आपका सेल है। यहाँ पे बैंक और ये आप सेल देख लेंगे। अब बात करते हैं कि सर इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ है। तो बेटा इसमें इनफ्लो हुआ है सेल की वजह से और आउटफ्लो कुछ भी नहीं है। अब हम इसका फ्लो पता करेंगे इन्वेस्टिंग के हिसाब से कि क्या क्या चीजें हुई हैं। आइए जी इसका फॉर्मेट तैयार करें फिर से और आगे आते हैं। इसमें लिखेंगे कि एक तो बेटा हमने सेल किया था। क्या किया था हमने, सेल किया था। सेल ऑफ मशीनरी, हमने एक मशीन बेची थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी भी या सेल ऑफ मशीनरी भी, तो काम चल जाएगा। उसके बाद परचेज किया था आपने मशीन को ही, परचेजेस ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। उसके बाद पैटर्न्स के बारे में बात करें, पैटर्न्स को भी आपने सेल किया है तो सेल ऑफ पैटर्न्स। इन सब की वैल्यू लिख दी जाए। पैटर्न्स की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो उसे ब्रैकेट में आप लिखेंगे, क्योंकि सॉरी परचेज की वैल्यू लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आउटफ्लो है, आपके पास से पैसा गया है। तो परचेज की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है बेटा 60,000। सेल की वैल्यू जो थी वो है बेटा 20,000 और यहाँ का परचेज देखेंगे तो वो है 1 लाख रुपीस का एक्यूमुलेटेड का आया था। यहाँ से पैटर्न्स का आया था 1 लाख रुपीस का सेल। ठीक है बेटा, तो 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 माइनस 60, तो ये 60,000 का फ्लो आ रहा है आपका। यहाँ पे लिख लीजिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता लग गया किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे आप। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत है कि थोड़ा बहुत ही क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे बेटा। अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करा, देखिए मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा, जैसे जैसे चीजें थी उसी को फॉलो किया था। तो आपने भी इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं इसी फॉर्मेट के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास 25। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मशीनरी एट कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पैटर्न्स। आप सही से ध्यान दीजिए, अभी जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि मशीनरी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पैटर्न्स भी है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द ईयर मशीन 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000। पैटर्न्स रिटर्न ऑफ हो रहा है, पैटर्न्स का कुछ पार्ट जो है बेचे भी जा रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बनाइए,
खुद से बनाइए और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपसे आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको वैसे करवाया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। तो ये मैं 25 आपके लिए नहीं कर रहा, ये आपको खुद करना चाहिए। ठीक है जी, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए 26 कर देता हूँ। वेल प्रिंट वाला जो क्वेश्चन है वो कर देता हूँ। तो आइए वेल प्रिंट वाले क्वेश्चन को रीड कर ले। वेल प्रिंट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस है, मशीनरी की क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग है, और इसके अलावा हमारे पास मशीनरी की जो कॉस्टिंग 25,000 थी उसके ऊपर कैलकुलेट हुआ था टोटल डेप्रिसिएशन 15,000, उसको हमने बेच दिया है। मतलब इसमें भी सेल हो रहा है, इसका मतलब दोनों के अकाउंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो आइए 26 में हम मशीनरी का फॉर्मेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना ले और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा 26 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस की जो वैल्यू है बेटा वो है 50,000। चलिए जी, मैंने ये 50,000 लिख लिया, और क्लोजिंग की जो वैल्यू है वो है 60,000। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस 25,000 और क्लोजिंग की जो वैल्यू है बेटा वो है 15,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000। तो आइए एक छोटा सा फिर से वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, आप कोशिश ज़रूर करा करें इसको बनाने की। सबसे पहले आपने क्या करना है सर, कॉस्ट लिख लेना है, यानी जो भी उसका कॉस्टिंग है, कॉस्ट प्राइस है, वो आप लिख लीजिए। उसमें से जितना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो आप माइनस कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी उसे आप कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से क्या करना है सर, आपको ना सेल वैल्यू को माइनस कर देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि कॉस्टिंग कितनी है। भाई इसकी कॉस्टिंग है 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, बचता कितना बेटा 30,000, और 30,000 की चीज को अपन ने बेचा कितने का है, 50,000 का। तो ये हमें क्या हो गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसी इंफॉर्मेशन को, ये सारी इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, ऊपर की मशीनरी अकाउंट में लिख देना है जाके। तो जैसा आपको पता है कि भाई प्रॉफिट इधर आता है, तो हमने प्रॉफिट के लिए सबसे पहले P&L और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख लिया। वो प्रॉफिट कितने का है सर, 20,000, ये हमने इधर चिपका दिया। उसके बाद आता है जी डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया। अच्छा, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेल वैल्यू को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 60,000 का है, और जो आपकी सेल वैल्यू है बैंक, और इसमें आप सेल लिखेंगे, तो ये जो आपकी सेल वैल्यू है बेटा वो है 50,000 की। ये भी हम ना ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ठीक है सर, अब इसको बैलेंस कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ तो बचता नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ लिखते हैं उसी को आपको नीचे भी लिख देना है यहाँ पे। तो आइए, लेकिन नेम क्या लिखना है, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेटेंट मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर होता तो यहाँ पे हम फर्नीचर लिख देते। तो ये आ गया बेटा मशीनरी अकाउंट, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, वो है 60,000। चलिए जी टोटल कर लेते हैं। तो 50,000 प्लस 20,000, ये हो गया जी 70,000, और उधर है 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये वैल्यू हो गई जी 1,70,000। तो आप देखिए कि जो ज़्यादा है वही लिखना होता है। तो 170 इधर है तो इधर भी आपको 170 ही लिखना पड़ेगा। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो इस साइड आ रहा है बेटा 1 लाख रुपीज़ का, जिसको आप बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप परचेजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, परचेजेस। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप देखते हैं तो 60,000 और 15,000 बोले तो 75 इस साइड का है, तो यहाँ पे भी हम 75 लिखेंगे। और इसके जो बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेप्रिसिएशन है, या आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही लिखिए, ये लीजिए, ये जो डेप्रिसिएशन है बेटा यहाँ पे कितने का आ रहा है, 50,000 का। अगर मैं इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करूँ तो यहाँ पे जो इनफ्लो है वो हमारा इनफ्लो कितने का हुआ बच्चे, 50,000 का, और आउटफ्लो कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का, ये आउटफ्लो है। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो लिखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि सर 50,000 का जो है ना हमारे पास
50,000 का इनफ्लो हुआ है और जो आउटफ्लो है बेटा वो है हमारे पास 1 लाख रुपीस का। तो ये जो 50,000 है हमारे पास, यहाँ जो 50,000 आ रहा है वो माइनस में है और उसे आप लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। समझ में आ गई बात? क्लियर है पॉइंट सारे? हाँ जी सर। चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं? नहीं सर, अब रहने देते हैं, अब समझ में आ गया है। अब जो होगा, हम जब ऑपरेटिंग सीख लेंगे और उसके बाद जब फुल फ्लेज कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको हम उस वक्त कर लिया करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बाय।